Good morning students, welcome in online class. 8th class, today we will read history chapter 3 ruling the countryside कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कि हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों पर भी आगमन हो गया था और वो वहां पर भी शासन चलाना चाह रहे थे। Now today we will discuss two topics, the Monroe system and the crop for Europe। कि मुनरो व्यवस्था क्या थी? परमानेंट सेटलमेंट के बाद महलवाड़ी सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम एंड सेकंड इज मुनरो सिस्टम। कि मुनरो सिस्टम क्या था और क्रॉप्स फॉर यूरोप, कि यूरोप के लिए कौन कौन सी फसलों के लिए उन्होंने उनको बाध्य किया या प्रेशराइज किया कि यहाँ पे उनको ये चीजें उगानी है। तो फर्स्ट इज मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह एक न्यू सेटलमेंट अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड कम टू बी नाउन एज द रोयतवार। कि जो नई व्यवस्था यहाँ पे आई जिसको रेतवार के नाम से जाना जाता है। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। कि यहाँ पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों के द्वारा कब्जे में लिए कुछ इलाकों के मामलों में इस व्यवस्था को आजमा कर रखने की व्यवस्था की। Subsequently developed by Thomas Monroe, this system was gradually extended all over South East India। कि थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे इसे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार। और रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत कोई जमींदार नहीं थे। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड ऑफ जनरेशन। कि हम इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए और पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे जो पहले से किसानों जो थे कि जो पहले से यहाँ पर कृषि कर रहे थे, हमें उनका बंदोबस्त करना चाहिए, हमें उनसे तालमेल रखना चाहिए। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश should not act the parental father figure protecting the royals under their change। कि जो राजस्व यहाँ पर आंकलन से पहले उन्होंने यहाँ पर खेतों को सावधानी पूर्वक अलग अलग तरीके से उनकी जांच की, उनके ऊपर सर्वे किया एंड उनका मानना था कि जो अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। कि अंग्रेजों को एक अपने पिता की तरह हमें इन किसानों को देखभाल करना चाहिए क्योंकि इन्हीं किसानों से हमारी राजस्व की मांग पूरी हो सकती है। All was not well, लेकिन ऐसा सब कुछ ठीक नहीं था। Within a few years after new system were imposed, it was clear that all was not well with them। कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ ही सालों के भीतर उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, बहुत सारी समस्याएं दिखाई देने लगी। Driven by the desires of increase the income from land, revenue officials fixed to high and revenue demand। कि जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा कर निश्चित कर दिए गए थे जिनको चुकाना किसानों के बस की बात नहीं हो रही थी। Peasants were unable to pay। किसान जो उन राजस्व को चुका नहीं पा रहे थे। Royals filled the countryside and villagers became restarted in many regions। कि रैयत गांव से भाग रहे थे, जो जमींदार जो थे, जो किसान जो थे वो अपने गांवों को छोड़कर वहां से जा रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव जो थे वो सूने हो गए थे, जो थे वहां पे खाली हो गए थे। The new system would transfer the peasants into rich enterprising farmers, but this did not help। कि ये बहुत सारे किसान
जो थे आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को एक अच्छा किसान उद्यम संपन्नशील किसान बना देगी, लेकिन जो उन्होंने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसानों की स्थिति और दयनीय से दयनीय होती चली गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स फॉर यूरोप, कि यूरोप के लिए फसलें। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजों में अपना फायदा होता दिखाई दिया, तो वो वहां पर यहाँ से उन चीजों को खरीद कर वहां बेचती, तो वहां डिमांड ज्यादा होने लग गई थी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो यहाँ के किसानों को प्रेशराइज करते थे कि उन्हें यही चीजें उगानी है। The British also realized that the countryside could not only yield revenue, कि अंग्रेजों ने ये महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि it could also grow the crops that Europe required, बल्कि वो यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भी फसलों को उगा सकते हैं। कि यहाँ के किसान हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि यूरोप में जो फसलों की मांग है उनको भी पूरा कर सकते हैं। But the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo, कि 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने ओपियम, अफीम एंड इंडिगो, नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि उसकी डिमांड वहाँ नील से बनने वाले जो कलर थे उनसे कलर वहाँ पे बहुत मात्रा में उनकी मांग थी, जो वहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ पे उसको उगाने के लिए उनको बाध्य किया जाता था। In the century has at half that followed, कि इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में इस फसल को करने के लिए यहाँ पे उनको बाध्य किया गया। न केवल जैसे कि किसानों को मजबूर करते रहे, और इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग हिस्सों में जूट इन बंगाल में जूट की खेती के लिए, आसाम में चाय के लिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र में कॉटन के लिए और मद्रास में राइस के लिए। तो इन क्षेत्रों में इनकी मिट्टी इस चीज के लिए उगाने के लिए उपजाऊ थी, तो इनको उगाने के लिए इन क्षेत्रों में इनको बाध्य किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कि 10 कलर है हिस्ट्री, क्या रंग का भी कोई इतिहास है क्या? कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम दिया है, डायग्राम 5 एंड डायग्राम 5, कि यहाँ पे फिगर 5 एंड फिगर 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स, कि यहाँ पर सूती कपड़े के 2 छापों के 2 तस्वीरें आपको यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि दिस 1 एंड 2, कि ये कॉटन के कपड़ों की 2 इमेजेस है, 2 डायग्राम आपको दिए गए हैं। कि इसमें द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर, कि यहाँ पे इमेज 5 में बाई तरफ में कलामकरी प्रिंट, जो कि 20th सेंचुरी ऑफ इंडिया, कि कलामकरी प्रिंट के बारे में बताया गया है, कि इसमें भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा के प्रिंट, कलामकरी प्रिंट क्रिएटेड बाय द वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया, कि आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा ऑन द राइट्स इज अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि एंड कलाकार जो थे विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल और छापे हैं। कि इन 19th century there is one thing common in the two prints, कि इन दोनों ही प्रिंट्स में एक कॉमन बात ये है, साधारण बात ये है कि both use a rich blue color, कि इसे आम तौर पर इसमें अच्छा नीला कलर यूज किया गया है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिस नीले कलर को इन्होंने इंडिगो नाम दिया था। The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo, कि इन छापों में आपको जो नीला दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से प्राप्त होता था, जिसे काफी इस बात की काफी संभावना की कि 19वीं सदी में it is likely that blue values Morris print is 19th century, कि इस बात से हम ये देख सकते हैं कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इसका इस्तेमाल किया गया है, जो नीला रंग भारत में उगाने के लिए नील पौधों से प्राप्त किया जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कि व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, कि भारतीय नील की मांग क्यों
इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इटली, कि फ्रांस और इटली और फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन कपड़ों की रंगाई के लिए इस कलर का यूज करते थे, इस नील का इस्तेमाल करते थे। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market, कि उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। प्राइस वॉज वेरी हाई, और उनकी कीमत भी बहुत ऊंची होती थी। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes, कि इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों में बैंगनी और नीले रंग के लिए वोड नामक एक, कि बैंगनी और जो नीला रंग होता है उसको मिलाकर एक वोड नामक जो होता है वॉयलेट कलर नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड बीइंग द प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स, वोड was more easily available in Europe, कि वो वोड पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में, मतलब ठंडे वाले क्षेत्र में ही उगता था, इसलिए ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। Worried by the competitions from indigo, wood produced European practices the government on the ban the import of indigo, लेकिन नील के साथ जो यहाँ पे कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर इस चीज के दबाव डाला कि वो नील के आयात पर यहाँ पर पाबंदी लगा दे। क्लॉथ डायर्स however preferred indigo as a dye, कि मगर कपड़े को रंगने के लिए नील को ही पसंद करते थे, जो कपड़ा रंगते थे उनको सिर्फ नील कलर ही पसंद आता था। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर वेयर डाई फ्रॉम द वुड वाज पेल एंड डल, कि नील से बहुत अच्छा कलर नीला चटकीला कलर आता था, लेकिन जबकि वोड से मिलने वाला रंग था वो बेजान और फीका होता था। यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूस दियर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट, कि 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर यहाँ पर लगी पाबंदी को ढील देने के लिए सरकारों को राजी कर लिया। The France began cultivating indigo, Saint Domingo in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in the Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America, कि यहाँ पे कैरिबियाई द्वीप समूह जो कि स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे, और यहाँ उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आने लगे। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further, कि 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, और ब्रिटेन begins industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an ambitious new demand for cloth dyes, कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और कपास उत्पादन में भी भारी मात्रा में वृद्धि होने लग गई थी। अब कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा फैलने लगी, कि हमें उस कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता है, तेजी से बढ़ने लगा। In its exceeding supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons between 1783 and 1789. The production of the Indian indigo in the world fell by half, कि जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति जो कि बंद हो गई थी, और 1783 और 1789 के बीच में नील का उत्पादन जो था वो घटकर आधा ही रह गया था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन न्यू डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई, और ब्रिटेन के जो रंगरेज थे अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, कि भारत में अब ब्रिटेन के जो लोग थे उनकी दिलचस्पी अपने भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज expand the area under indigo
बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती के रास्ते, नए नए रास्ते यहाँ पर ढूंढने लग गई थी। अब उन्हें लगता है कि हमें भी इस कंपटीशन को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर अलग अलग कृषि करनी पड़ेगी और हमें यहाँ पर उनको किस तरह से यहाँ पर उनसे खेती करवानी है, इसमें हमें जोर देना पड़ेगा। कि फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India। कि 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल अप्रोक्स 30% ही था। 1810 the proportion had gone up to the 95%, जो कि 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% मतलब इतना बढ़ चुका था कि 1788 में तो वो 30% था, लेकिन 1810 में वो 95% तक पहुंच चुका था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investigating in the indigo plantation। कि जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और over the years many company officials left their jobs to look after their indigo business। और बहुत समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे लोगों के अधिकारियों ने वहां पे जॉब को छोड़कर नील के कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनको यहाँ पे स्कॉट्स में एक प्रॉफिट अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट, और उनको यहाँ पे नील में होने वाले बहुत सारे प्रॉफिट को उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। फिर यहाँ न्यूमरस स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस indigo would get loans from the company and the banks that were coming up at that time। कि भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी ने बैंक कर्जा देने के लिए भी तैयार करते थे कि कैसे भी करके उन्हें नील उगाना था ताकि उनके जो टैक्सेस में है जो उनको अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।